नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं श्रीमती ममता त्रिपाठी, व्याख्याता जीव विज्ञान, राजा भोज शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 1100 क्वार्टर भोपाल से आज आपके समक्ष कक्षा 12वीं के अध्याय 1 जीवों में जनन के शिक्षण के लिए उपस्थित हूँ। तो आइए बच्चों, अध्याय की शुरुआत करते हैं। बच्चों, यहाँ आप बहुत सारे चित्र देख रहे होंगे। चित्र हैं, इन चित्रों में हम देख रहे हैं कि प्रत्येक जीव अपने ही समान जीव को उत्पन्न करता है और इस गुण को या इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। जीवों में पाई जाने वाली जनन की क्रिया विभिन्न जैविक क्रियाओं के भांति ही एक क्रिया है, लेकिन यह सभी जीवधारियों की अत्यंत आवश्यक और मूलभूत विशेषता है। सभी जीव अपनी जाति की सततता को बनाए रखने के लिए या निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन की क्रिया करते हैं। इस क्रिया में वे अपने ही समान जीव उत्पन्न करते हैं, जो कि आप इस चित्र में देख रहे होंगे। जीव अर्थात पेड़ पौधे और जीव जंतु से हमारा तात्पर्य है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक आम के पौधे के द्वारा एक आम का पौधा ही उत्पन्न होता है। उसी तरह से एक हाथी के द्वारा एक हाथी का बच्चा ही जन्म लेता है। अन्य चित्रों में भी हम यही देख रहे हैं। यह जीवन की महत्वपूर्ण क्रिया भी कहलाती है, क्योंकि कोई भी जीव हमेशा जीवित नहीं रहता। कुछ समय पश्चात अपना वो जीवन काल पूर्ण करके समाप्त हो जाता है। यह जनन की जो प्रक्रिया है, यह इन सदस्यों की क्षतिपूर्ति करती है। जनन के द्वारा ही किसी जीव का आनुवंशिक पदार्थ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। एक जीव का अपने जनक जीव के समान दिखाई देना आनुवंशिक कारणों के कारण होता है। आनुवंशिक कारण हमारे जीन और हमारे क्रोमोसोम्स हैं। प्रत्येक जीव के शरीर में जो जीन पाए जाते हैं वह डीएनए के बने हुए होते हैं और यही डीएनए रिप्लिकेट होकर या अपनी प्रतिकृति बनाकर नए जीव को उत्पन्न करता है, जिसके कारण जो नया जीव उत्पन्न होता है वह अपने जनक के समान दिखाई देता है, आकार और आकृति में भी। आइए अब हम पढ़ते हैं जनन की परिभाषा। तो अभी इन उदाहरणों के द्वारा ये स्पष्ट हो ही गया होगा कि जीवों में पाई जाने वाली वह क्रिया जिसमें एक जीव अपने समान जीव उत्पन्न करता है, जनन कहलाती है। यह जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रक्रिया है। अब हम बात करते हैं जनन क्रिया के प्रकारों की। तो भिन्न भिन्न जीवों में भिन्न भिन्न प्रकार से जनन की प्रक्रिया को देखा गया है। जनन मूल रूप से 2 प्रकार से होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। आइए अब हम बात करते हैं अलैंगिक जनन की। अलैंगिक जनन नाम से ही स्पष्ट होता है, इसमें अलग अलग लैंगिक अंगों की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात इस प्रक्रिया में अलग अलग लिंगों की आवश्यकता नहीं होती। केवल एक ही जनक के द्वारा नवीन संतति का निर्माण या उत्पत्ति होती है।
अतः जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा युग्मक निर्माण भागीदारी के साथ क्रिया अलैंगिक जनन कहलाती है। इसके द्वारा जो जीव उत्पन्न होते हैं या जो संतति उत्पन्न होती है वह अपने जनक के समरूप ही नहीं होती बल्कि आनुवंशिक रूप से भी वह अपने जनक के समान होती है। अर्थात जो नया संतति उत्पन्न हुआ है वह आनुवंशिक तौर पर या आनुवंशिक रूप से और बाह्य रूप से भी अपने जनक के समान होता है। अलैंगिक जनन की प्रक्रिया अमीबा और जीवाणुओं में, इसके अलावा अन्य सूक्ष्म जीवों में या एक कोशिकीय जीवों में देखी गई है। यहाँ पर हम देख रहे हैं जीवाणु और अमीबा का चित्र। ये दोनों ही एक कोशिकीय जीव हैं जिनमें की अलैंगिक जनन के द्वारा प्रजनन की क्रिया देखी गई है। आइए अब हम बात करते हैं जनन के दूसरे प्रकार की, जो है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के अंतर्गत एक से जीव या विपरीत लिंग वाले भिन्न जीवों के द्वारा नर और मादा युग्मक का निर्माण होता है। यह आपस में मिलकर जाइगोट का निर्माण करते हैं और यह जाइगोट आगे चलकर नए जीव को निर्मित करते हैं। यहाँ पर जो नर और मादा युग्मक का निर्माण होता है वे अगुणित संरचनाएं होती हैं जो कि अपनी जनक कोशिका से आधे गुणसूत्र लिए हुए होती हैं। इसके मिलन के पश्चात या इनके संलयन के पश्चात जो रचना उत्पन्न होती है उसे हम जाइगोट कहते हैं। यहाँ पर जाइगोट जो है वो द्विगुणित संरचना होती है जो कि नर और मादा दोनों ही अगुणित युग्मकों के समैकन के पश्चात उत्पन्न होती है और इसी के द्वारा नवीन जीव का निर्माण होता है। लैंगिक जनन की प्रक्रिया पुष्पीय पौधों में देखी गई है। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया के लिए पुष्प पाए जाते हैं और इनमें नर और मादा जननांग उपस्थित होते हैं जिनके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक का निर्माण होता है। इस चित्र में हम देख रहे हैं ये जो पुंकेसर है या इनको जिनको कि हम स्टमेन कहते हैं, ये नर युग्मक का निर्माण करते हैं और यहाँ पर हम जो देख रहे हैं ओवरी, इसके द्वारा मादा युग्मक का निर्माण होता है और ये दोनों युग्मक आपस में मिलकर जाइगोट बनाते हैं जो कि एक द्विगुणित संरचना है। इसी तरह से हम यहाँ पर चित्र में मछली देख रहे हैं। यहाँ एक नर मछली और दूसरी मादा मछली है जिसके के द्वारा नर एवं मादा युग्मकों का निर्माण हो रहा है और दोनों युग्मक समेकित होकर नए जीव को निर्मित करते हैं। तो यह है लैंगिक जनन की प्रक्रिया जिसमें कि दो जीव दो भिन्न प्रकार के युग्मकों का निर्माण करते हैं जिसे नर युग्मक एवं मादा युग्मक कहते हैं और इनके समेकन के पश्चात नए जीव का निर्माण होता है। इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं नर एवं मादा युग्मक आपस में मिलकर जाइगोट बनाते हैं जिससे नए संतति का निर्माण होता है। आइए अब हम बात करते हैं अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर की। अलैंगिक जनन की विधि में या इस क्रिया में एक जनक भाग लेता है जबकि लैंगिक जनन की क्रिया में दो जनक भाग लेते हैं जिनमें से एक नर जनक होता है, दूसरा मादा जनक कहलाती है। अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन होता है जबकि लैंगिक जनन में अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन होता है। अलैंगिक जनन में की जो क्रिया होती है वह कायिक कोशिका में होती है और उसमें समसूत्री विभाजन होता है जबकि लैंगिक जनन की जो क्रिया है वो जनक की जनन कोशिका में होती है जिसमें अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों ही विभाजन
होते हैं। अगला अंतर है, अलैंगिक जनन में उत्पन्न संतति आनुवंशिक रूप से जनक के बिल्कुल समान होती है, जबकि लैंगिक जनन में जो संतति उत्पन्न होती है वो आनुवंशिक रूप से जनक से भिन्न होती है, क्योंकि यहाँ पर क्रिया में जीन विनिमय की क्रिया होती है, जिसके कारण नवीन गुणों का विकास होता है। अगला अंतर है, अलैंगिक जनन की क्रिया निम्न वर्ग के जीव में होती है, जैसे कि एक कोशिकीय जीव, अमीबा, पैरामीशियम आदि में, जबकि लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है वह उच्च वर्ग के जीवों में देखी गई है। आइए अब हम बात करते हैं अलैंगिक जनन की विधियों की। जीवों में अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है वह निम्न वर्ग के जीवों में देखी गई है। इसकी अनेक विधियां हैं। यहाँ पर कुछ मुख्य विधि लिखी गई है, दिखाई गई है, जो है विखंडन विधि, मुकुलन विधि, बीजाणु जनन विधि, कोनिडिया निर्माण विधि और चल बीजाणु के द्वारा अलैंगिक जनन की विधि। आइए अब हम सबसे पहले बात करते हैं विखंडन विधि की। विखंडन की जो विधि है वह अमीबा में और जीवाणुओं में आमतौर पर देखने को मिलती है। इसके अलावा अन्य जीवों में भी ये पाई जाती है। इस विधि के द्वारा एक जीव जो है वह कई भागों में बट जाता है। जब ये दो भागों में बटता है तब हम इसे द्विखंडन विधि कहते हैं, और जब ये अनेक भागों में बटता है तब हम इसको बहुखंडन विधि कहते हैं। इस विधि में जो विखंडन की विधि है, इस विधि में जो जनक जीव होता है उसमें सर्वप्रथम केंद्रक का विभाजन होता है। केंद्रक विभाजित होकर दो केंद्रकों में विभक्त हो जाता है, दो केंद्रकों में बट जाता है। उसके पश्चात इस कोशिका का कोशिका द्रव्य भी दो भागों में बट जाता है और धीरे धीरे करके एक कोशिका दो कोशिकाओं में बट जाती है और संतति कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार एक जनक के द्वारा संतति का निर्माण की यह जो विधि है इसको हम विखंडन विधि कहते हैं। क्योंकि इस क्रिया में एक जीव के द्वारा दो जीवों का निर्माण हो रहा है, दो संतति जीवों का निर्माण हो रहा है, इसलिए यह विधि जो है द्विखंडन विधि कहलाती है। आइए आगे हम बात करते हैं एक अन्य विधि की, जिसको कि हम कहते हैं मुकुलन विधि। मुकुलन के द्वारा भी कई जीवों में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया देखी गई है। इस विधि में जीवों में अतिवृद्धि के रूप में एक कलिका का निर्माण होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं यह एक जीव है, यह यीस्ट है, एक प्रकार का कवक है जो कि जनक कोशिका है। इसमें एक आउटग्रोथ निकलती है, एक अतिवृद्धि निकलती है और एक कलिका का रूप ले लेती है। इस कलिका के भीतर केंद्रक जो है, जनक का केंद्रक, जनक कोशिका का केंद्रक विभाजित होता है और एक भाग इस कलिका में पहुंच जाता है और इस केंद्रक का एक भाग अपनी कोशिका में ही रह जाता है। धीरे धीरे करके ये कलिका और अधिक विकसित होती है और कुछ समय पश्चात यह अपने जनक कोशिका से टूटकर अलग हो जाती है और एक नए जीव का निर्माण करती है, जो कि स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने में सक्षम होता है। इसका उदाहरण है यीस्ट। आइए अब हम बात करते हैं बहुखंडन विधि के बारे में। कभी कभी जब कभी भी विषम परिस्थितियां होती हैं तब अमीबा अपने चारों ओर एक कठोर आवरण निर्मित कर लेता है। यह कठोर आवरण त्रिस्तरीय आवरण होता है और इसे हम पुटी या सिस्ट कहते हैं। इस तरह से सिस्ट या पुटी के निर्माण की क्रिया को हम पुटी भवन कहते हैं। पुटी भवन
के पश्चात जब कभी अनुकूल परिस्थिति आती है तब इस पुटी के भीतर जो केंद्रक होता है वो बहुत सारे केंद्रकों में विभक्त हो जाता है और अपने चारों तरफ कुछ कोशिका द्रव्य को धारण करके कई सारे कोशिकाओं को निर्मित कर लेता है। इस तरह से इस एक अमीबा के भीतर, या यहाँ पर प्लाज्मोडियम बताया गया है, प्लाज्मोडियम में भी बहुखंडन की विधि देखी जाती है। तो इस प्लाज्मोडियम के भीतर या अमीबा के भीतर कई सारे कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। जब कभी भी अनुकूल परिस्थिति आती है और यह सिस्ट या पुटी की भित्ति फटती है तब नए जीव इस कोष्ठ से या इस पुटी से बाहर निकल जाते हैं और प्रत्येक जो डॉटर सेल है, जो संतति कोशिका है, वह नवीन जीव के रूप में या नए जीव के रूप में स्वतंत्र जीवन यापन करने लगती है। तो इस प्रकार से एक कोशिका के द्वारा या एक जीव के द्वारा बहुत सारे जीवों का निर्माण बहुखंडन विधि के द्वारा देखा गया है। आइए अब हम बात करते हैं कोनिडिया के द्वारा अलैंगिक जनन की क्रिया। ये जो प्रक्रिया है या कोनिडिया निर्माण की जो क्रिया है, यह आमतौर पर कवकों में देखी गई है। कवकों के जो कवक सूत्र होते हैं वह अग्रभाग पर कुछ फूल जाते हैं, एनलार्ज हो जाते हैं, वृद्धि कर लेते हैं और इन संरचनाओं को हम कोनिडियोफोर कहने लगते हैं। ये कोनिडियोफोर एक छोटी गोलाकार संरचनाओं को निर्मित करते हैं और धीरे धीरे करके यह अपनी संख्या में वृद्धि करती जाती हैं। ये गोलाकार संरचनाएं कोनिडिया कहलाती हैं। जब कभी भी ये परिपक्व होती है तब यह कोनिडियोफोर से अलग हो जाती हैं, टूट जाती हैं और नम स्थानों पर पहुंचकर पुनः अंकुरित हो जाती हैं और नए कवक जाल को जन्म देती हैं। ये जो नया कवक जाल है यह फिर से कवक को निर्मित करता है और एक स्वतंत्र जीव के रूप में या एक स्वतंत्र कवक के रूप में अपना जीवन यापन शुरू कर देता है। तो इस तरह से कोनिडिया जो है वह कवकों में निर्मित होने वाली गोलाकार संरचनाएं हैं जो कि अलैंगिक जनन के द्वारा नए कवक सूत्र को, और ये कवक सूत्र जो है नए कवक जाल को निर्मित करते हैं, अर्थात नवीन कवक का निर्माण करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं चल बीजाणु की। यहाँ नाम से स्पष्ट हो रहा है, चल मतलब चलनशील। कुछ बीजाणु जो हैं यह कुछ एल्गी में या शैवालों में हमें देखने को मिलते हैं, कुछ कवकों में भी हमें देखने को मिलते हैं। प्रोटिस्टा वर्ग के अंतर्गत भी ये चल बीजाणु हमें देखने को मिलते हैं। ये जो चल बीजाणु होते हैं इनमें फ्लैजेला पाए जाते हैं, कशाभिका पाई जाती हैं, जो कि आप चित्र में भी देख रहे हैं। ये कशाभिका जो है इनको चलने में सहायता करती हैं, जिसके कारण कि हम इनको चल बीजाणु कहते हैं। ये चल बीजाणु नए जीव को निर्मित करते हैं। इस प्रकार से चल बीजाणुओं के द्वारा नवीन जीवों का निर्माण होता है और इस प्रकार से यह भी अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसके द्वारा कि नए जीव निर्मित होते हैं। अब हम एक वीडियो के माध्यम से बीजाणुओं के द्वारा किस प्रकार से अलैंगिक जनन होता है इसको देखेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं एक ब्रेड है जो कि नम है, इस पर कवक सूत्र निर्मित हो गए हैं और कवक सूत्र आपस में मिलकर इन्होंने कवक जाल बना लिया है। कवक जाल की कुछ सूत्र जो हैं या कुछ भाग फिलामेंट ऊपर उठकर
आगे की ओर फूल जाते हैं और स्पोरेंजियम का निर्माण करते हैं या बीजाणुधानी का निर्माण करते हैं। इस बीजाणुधानी के अंदर कई सारे बीजाणु पाए जाते हैं। इस तरह से प्रत्येक बीजाणुधानी के अंदर यहाँ हम देख रहे हैं कई सारे बीजाणु उपस्थित हैं। जब ये बीजाणुधानी परिपक्व हो जाती है तब यह फटती है और इससे स्पोर या बीजाणु स्वतंत्र हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं और किसी स्थान पर नम स्थान पर पहुंचकर अंकुरित हो जाते हैं और फिर से नया कवक जाल बनाते हैं। तो इस तरह से बीजाणुओं के द्वारा भी या स्पोर्स के द्वारा भी अलैंगिक जनन पाया देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं अलैंगिक जनन की एक विशिष्ट विधि जिसको कि हम कहते हैं पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन का तात्पर्य है फिर से उत्पत्ति। कुछ जीव इस प्रकार के होते हैं कि उनके शरीर के यदि कई भाग कर दिए जाएं तो उनके शरीर का प्रत्येक भाग नए जीव को निर्मित करने में सक्षम होता है। तो पुनरुद्भवन क्या है? कुछ जीवों का शरीर अनेक टुकड़ों में विभक्त हो जाता है और उसका प्रत्येक भाग वृद्धि करके नया जीव बना लेता है जो संतति उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। प्लेनेरिया एवं हाइड्रा उसका उदाहरण है। आइए अब हम चित्र के माध्यम से इस क्रिया को समझते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं एक हाइड्रा का चित्र है, एक हाइड्रा है और यह सिलेंट्रेटा वर्ग का एक एनिमल है, एक जंतु है। यदि हम इस हाइड्रा को बीच से दो भागों में काट देते हैं तो इस तरह से ये दो भागों में विभक्त हो जाता है। इसका जो अग्रभाग है वह आगे चलकर इसका पिछला भाग निर्मित कर लेता है और इसका जो पिछला भाग है वो आगे चलकर इसका अग्रभाग बना लेता है। इस प्रकार इस एक हाइड्रा से जिसको कि हमने कट कर दिया है इससे हमें दो हाइड्रा मिल जाते हैं। इस प्रकार से यह भी एक अलैंगिक जनन की विधि ही है क्योंकि इसमें भी अलग अलग न तो युग्मकों का निर्माण हो रहा है न ही दो जनकों की आवश्यकता हो रही है। अगला उदाहरण हम देखते हैं प्लेनेरिया का। यहाँ हम देख रहे हैं इस प्लेनेरिया को हमने दो जगह से कट कर दिया है। यहाँ पर ये तीन टुकड़ों में विभक्त हो गया है और प्रत्येक भाग जो है, प्रत्येक टुकड़ा जो है वो एक नए जीव को निर्मित कर रहा है और इस प्रकार जो नवीन निर्मित जीव हैं या प्लेनेरिया हैं ये अपना स्वतंत्र जीवन यापन करने में सक्षम होते हैं। आइए अब हम संपूर्ण अलैंगिक जनन की क्रिया को इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। जीवों में अलैंगिक जनन की जो विधि पाई जाती है वो आमतौर पर निम्न वर्ग के ऑर्गेनिज्म या निम्न वर्ग के जीवों में देखने को मिलती है और सबसे सामान्य जो प्रक्रिया है वह है फिजन की प्रक्रिया जिसमें कि एक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिका में विभक्त होती है। इसमें जो खंडन की क्रिया है दो प्रकार से होती है, द्विखंडन और बहुखंडन। यहाँ हम देख रहे हैं एक अमीबा हमें दिखाई दे रहा है। ये एक पेरेंट सेल है या एक जनक अमीबा है जिसको कि हम देख रहे हैं कि यह इसका नाभिक विभाजित हो रहा है और यह विभाजित होकर दो अमीबा का निर्माण कर रहा है। इस प्रकार दो संतति अमीबा निर्मित हो जाते हैं। तो यह जो विधि है यह द्विखंडन विधि है क्योंकि इसमें एक जीव से दो जीव का निर्माण हो रहा है। इसको हम बाइनरी फिजन भी कहते हैं जो कि अमीबा में देखने को मिलता है। यह प्रक्रिया
सिंपल बाइनरी फिजन कहलाती है। इसके अलावा हम देखते हैं ये प्लेनेरिया, इसमें हम अनुप्रस्थ खंडन की प्रक्रिया देखते हैं, जो कि हमने अभी उदाहरण में भी देखी थी। इस तरह से अनुप्रस्थ खंडन के द्वारा हमने इस प्रक्रिया को देखा। यहाँ हम देख रहे हैं लंबवत विभाजन के द्वारा लीशमैनिया में लंबवत विखंडन होता है, लंबवत द्विखंडन होता है, जिससे एक जीव दो जीवों में परिवर्तित हो जाता है, दो जीव को निर्मित कर लेता है। इसके अलावा बैक्टीरिया में भी हम विखंडन या द्विखंडन की क्रिया देखते हैं। अब हम देखते हैं प्लाज्मोडियम के अंदर बहुखंडन की क्रिया को। यहाँ हम देख रहे हैं विषम परिस्थिति में प्लाज्मोडियम जो है अपने चारों तरफ एक मोटी भित्ति को निर्मित कर रहा है, जिसके कारण विषम परिस्थितियों का प्रभाव इस जीव पर या इसके साइटोप्लाज्म पर नहीं पड़ता है। ये जो मोटी भित्ति होती है, यह मोटी भित्ति सिस्ट कहलाती है और यह त्रिस्तरीय होती है। यहाँ हम देख रहे हैं एक नाभिक दो नाभिकों में विभक्त हो गया है और यहाँ दो नाभिक से चार नाभिक, फिर और अधिक नाभिकों का विभाजन लगातार होता रहता है। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरी की पूरी प्लाज्मोडियम के अंदर बहुत सारे नाभिक निर्मित हो जाते हैं और उनके चारों तरफ साइटोप्लाज्म एकत्रित हो जाता है और कई सारे इस प्रकार से कोशिकाएं हमें दिखाई देने लगती हैं। यह बहुखंडन की विधि है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कोशिकाएं निर्मित हो रही हैं और कोशिका द्रव्य कई सारे खंडों में विभक्त हो रहा है। इस प्रक्रिया को आप देख रहे हैं, बहुत सारे कोशिकाओं का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आती है तो सिस्ट जो है वो फटती है और सारे के सारे जो डॉटर सेल्स हैं, जो संतति कोशिकाएं हैं, वो बाहर आ जाती हैं और प्रत्येक डॉटर सेल एक नए जीव को निर्मित करता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से अलैंगिक जनन की क्रिया होती है और भिन्न भिन्न क्रियाओं के भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा जीवों में अलैंगिक जनन होता है और नए जीवों का निर्माण होता है। अब हम कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इनके उत्तर आप अपने नोटबुक में लिखें। सबसे पहला प्रश्न है, जनन क्या है, परिभाषित करो। प्रश्न नंबर 2, जनन कितने प्रकार का होता है। प्रश्न नंबर 3, विखंडन की विधि का चित्र सहित वर्णन करो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, अलैंगिक जनन क्या है। प्रश्न नंबर 5, अलैंगिक जनन की बहुखंडन विधि का चित्र सहित वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 6 है, पुनरुद्भवन क्या है। तो हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।